अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। ज़ीनत मसनद सदारत साहिबजादा डॉक्टर अबुल हसन शाह साहब अल अज़हरी, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा, जिस किस्म की सरगर्मी कुछ दिनों से आपके इदारे में इनेकाद पज़ीर है, मुझे इसका हिस्सा बनने पर निहायत खुशी है। मैं इन तकरीबात के मुंतज़िमीन का शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पर इज़्ज़त मआब डॉक्टर नईमुद्दीन अज़हरी, उनका समीम क़ल्ब से एहसानमंद हूँ। ये तकरीबात मुस्लिम तहजीब ने दीन इस्लाम की जामियत, कामिलियत और तवाज़ुन को अपनी नुमाइंदा शख्सियात में मुंतकिल किया है। हमेशा हर दौर में हमारे आइडियल्स, मुस्लिम तहजीब की तामीर करने वाले बड़े बड़े लोग, अभी तो भाई गुफ्तगू शुरू की है, नहीं, ऑन अ लाइटर नोट कोई ऐसी बात। ये मैंने इसलिए कह दिया कि माहौल बहुत ही संजीदा है और सामीन दूर भी हैं, दिल से तो दूर नहीं है ना। इस दूरी की खैर है, दिल करीब होना चाहिए। अब इस्लामी तहजीब ने जिन नुमाइंदा शख्सियात की तामीर की है, जो दीन की बका और मुस्लिम तहजीब के तसलसल की जामिन शख्सियात हैं, मैं शरह सद्र के साथ ये समझता हूँ कि हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह यकीनन ऐसी शख्सियात में से हैं। उनका बनाया हुआ ये इदारा और इस इदारे में इस तरह की सरगर्मियां, ये इस बात की भी गवाही है और सबूत है कि अल्लाह के फजल से दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया हुजूर ज़ियाउल उम्मत की मीरास को, आपके मकासद को कायम रखे हुए है। ये निहायत ही खुश आइंद बात। जिस मौजू पर मुझे गुजारिशात पेश करनी है, वो मौजू आप लोगों के इल्म में है, जदीद इश्तिशराक के नुमाइंदे और उनका बयानिया। ये मेरा मौजू है। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले हमें उन उलूम की मंतिक को सीखना पड़ेगा। यानी अब जो क्लासिकी मंतिक है वो जुज़वी तौर पर करामत भी है और मुअस्सिर भी है, लेकिन कुल्ली तौर पर नहीं। कोई इल्म आपके जहन में अपना हुजूर पैदा नहीं करता जब तक कि आप उस इल्म की तारीख से आगाह नहीं होते। जो मतरूक उलूम है, चाहे अमलन वो नतीजा खेज ना हो,
लेकिन शऊर की पोजीशनिंग के लिए और शऊर के इर्तिका के लिए और शऊर की जो फेलियत है इसे मुसलसल रखने के लिए मतरूक उलूम की भी अहमियत होती है। रिवायत और इल्म में फर्क किया जाना चाहिए, यह मेरी दूसरी गुजारिश। यानी इल्मुल कलाम चाहे अपने इतलाकात में पसमानदगी का शिकार हो या इर्रेलेवेंट हो गया हो, लेकिन इल्मुल कलाम की असूली उठान हैरत में डाल देने वाली है। ये दो मैं गुजारिशात करना चाहता था। अब मैं अपने मौजू पर आता हूं। ओरिएंटलिज्म, न्यू ओरिएंटलिज्म, ये लफ्ज NEO लिखा जाता है, न्यू ओरिएंटलिज्म, NEW नहीं। इसका सबब यह है कि अगर आप इसे NEW लिखें, न्यू ओरिएंटलिज्म, तो ये अदम तसलसल को जाहिर करता है। उससे ये महसूस होता है या उससे ये मफहूम होता है, ये कहना चाहिए कि अगर न्यू ओरिएंटलिज्म कहें तो ये क्लासिकल ओरिएंटलिज्म के मुकाबले में एक नई चीज लगेगी। इसलिए ये लफ्ज है न्यू ओरिएंटलिज्म, यानी ये क्लासिकल ओरिएंटलिज्म का ही तसलसल है। इस्तिलाह मेरा ख्याल है कि वाज़ेह हो गई। जहां तक इस्तिशराक की तारीफ का ताल्लुक है, मैंने जो उर्दू में लिटरेचर देख रखा है इस पर, ज्यादातर जो बर्रे सगीर में लिखा गया है पिछली 1.5-2 सदियों में, उसमें इस्तिशराक की एक एग्रीड अपॉन डेफिनेशन है, मुत्तफकुन अलैह तारीफ है कि इस्तिशराक या मुस्तशरिकीन ये वो मगरबी उलमा हैं जो मशरिक का मुतालिया करते हैं। ये अमूमी तारीफ है। जबकि इस तारीफ पर गौर करें तो अब 21वीं सदी में ये तारीफ दो वजहों से प्रॉब्लमेटिक है। यानी इस तारीफ में दो नक्स हैं। पहला नक्स ये है कि ये तारीफ हमें सिर्फ इस्तिशराक का सोर्स बता रही है, ओरिजिन बता रही है। ये सिर्फ सोर्स डेफिनेशन है। इस्तिशराक अपने अंदर क्या है, इस्तिशराक का तरीका एक कार क्या है, इस्तिशराक की टेक्निक्स क्या हैं, इसके मफरूजे क्या हैं, इनके बारे में ये तारीफ हमें कुछ नहीं बताती। अरस्तु की 4 कॉजेज को जहन में ले आए ना, इल्ल अरबा को, तो मेरी ये जो नक्द है ये आप आसानी से समझ लेंगे। दूसरा नक्स इसमें यह है कि अब न्यू ओरिएंटलिज्म इसका एक जैली डोमेन है, प्रॉक्सी ओरिएंटलिज्म। यानी अब ऐसे ओरिएंटलिस्ट भी हैं जिनका ताल्लुक मशरिक से है, वो रहते मगरिब में है। उनके लिए एक फ्रेज इस्तेमाल होता है, एक टाइटल उन्हें दिया जाता है, नेटिव इन्फॉर्मेंट्स। इसकी कई मिसालें हैं। मसलन इसकी एक मिसाल हिरशी अली, अयान हिरशी अली, अफ्रीकन है, वेस्ट में रहती है। आजर नफीसी गालिबन ईरानी है, वेस्ट में रहती है। वाइल हल्लाक को शायद हम ओरिएंटलिस्ट न कह सकें। वाइल हल्लाक पे मैं आगे चल के बात करूंगा। बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब ने मेरी तवज्जो करवा दी है, उस तरफ इशारा कर। तो अब ये प्रॉक्सी ओरिएंटलिज्म का फिनोमिनन भी ऐड हो गया ओरिएंटलिज्म। इस वजह से ये जो तारीफ है हमारे उर्दू लिटरेचर में, जो इस्तिशराक पर लिखा हुआ लिटरेचर है, वो अब मेरा ख्याल है कि इतनी करामद नहीं है। मैं इस्तिशराक की उसी तारीफ को बहुत हद तक ठीक समझता हूं जो एडवर्ड सईद ने की है ओरिएंटलिज्म ने। 1978 की किताब है एडवर्ड सईद,
मेरा ख्याल है आप सब लोगों ने एडवर्ड सईद का नाम सुना हुआ होगा। एडवर्ड सईद की तारीफ ये है, मैं वो लफ्ज अंग्रेजी में बोल देता हूं, फिर वो मैं अर्ज कर दूंगा उनकी तफसील। उसने कहा कि ये ओरिएंटलिज्म जो है ये डिस्कर्सिव एपरेटस है, डिस्कर्सिव एपरेटस। मैं माफी चाहता हूं, मेरा मौजू ऐसा है कि मुझे शायद बहुत ज्यादा एकेडमिक होना पड़े, तो इसके लिए माफी। डिस्कर्सिव एपरेटस टू प्रोड्यूस नॉलेज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। ये पूरी तारीफ के ओरिएंटलिज्म इल्म पैदा करने के वसाइल के निजाम का नाम है, जो इल्म पैदा करता है ताकि वो ताकत के आलाए कार के तौर पर इस्तेमाल हो सके। अब आप देख रहे हैं कि ये जो तारीफ है ओरिएंटलिज्म की, ये असल में कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में है। सईद ने ओरिएंटलिज्म में इस मजमून को बहुत तफसील से लिखा है कि ओरिएंटलिज्म कॉलोनियलिज्म और इस इंपीरियलिज्म की फैसिलिटेटर है, और मगरिब की नफ्सियात में गलबा पाने की एक आरजू है, और मगरिब की शख्सियत में गलबा पाने की एक जबिल्लत है। ये ओरिएंटलिज्म मगरिब के गलबा पाने की आरजू को जवाज फराहम कर रही है। मगरिब का गलबा दूसरी अक़वाम पर, उसे जवाज फराहम करने का निजाम है ओरिएंटलिज्म। ये बहुत उम्दा तारीफ, तो इसी तारीफ को मैं कबूल कर रहा हूं। फिर ओरिएंटलिज्म पर अगर गौर करें तो ओरिएंटलिज्म के तकरीबन 3 बुनियादी अदवार हैं, और हर दौर के कई मराहिल हैं। एक दौर को हम कहते हैं प्री क्लासिकल ओरिएंटलिज्म, दूसरे को हम कहते हैं क्लासिकल ओरिएंटलिज्म, और तीसरे को हम कहते हैं न्यू ओरिएंटलिज्म। अगर आप लोगों के पास कलम कागज हो तो कोशिश करें कि निकात लिखते जाएं साथ साथ। प्री क्लासिकल ओरिएंटलिज्म ये हम शुरू करते हैं 7वीं 8वीं सदी से। 7वीं 8वीं सदी ईसवी से लेकर तकरीबन 17वीं सदी या 16वीं सदी ईसवी तक ये प्री क्लासिकल ओरिएंटलिज्म का दौर है। प्री क्लासिकल ओरिएंटलिज्म में फिलिप हिट्टी ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ द अरब्स में कि जब रसूलुल्लाह ने जंगे मूता में बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ तसादुम की राह इख्तियार की, तो वहीं से इस्लाम और ईसाईयत के ताल्लुकात हॉस्टाइल हो गए। ये उसका लफ्ज है कि इस्लाम और ईसाईयत के ताल्लुकात बाहमी रवाबित ये तब से हॉस्टाइल हो गए हैं जब से जंगे मूता हुई है। और जंगे मूता आप जानते हैं कि 629 ईस्वी में 8 हिजरी में हुई, तो ये वहीं से शुरू हुआ है। 8वीं सदी ईस्वी में 2 ईसाई उलमा का मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक है जॉन ऑफ दमस्कस, दमिश्क का रहने वाला जॉन। उसकी 2 किताबें, एक मुहावरा और एक इरशादात। ये दोनों रसूलुल्लाह के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में कलाम करती हैं, ये दोनों किताबें। दूसरा मुसन्निफ है थियोफेनस, इसका ज्यादा काम सीरत पर है, द लाइफ ऑफ मोहम्मद। दिलचस्प बात यह है कि इन 2 लोगों ने 8वीं 9वीं सदी ईस्वी में इस्तिशराक की जो बुनियादें डाली हैं, आज तक इस्तिशराक उन्हीं बुनियादों पर कायम है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ओरिएंटलिज्म के प्रोटोटाइप्स हैं ये दोनों। इस्लाम ने अपने अव्वलीन दौर में
आप जानते हैं कि बाज़ंतीनी सल्तनत के मकबूजा जात को फतह किया, जुनूब मशरकी इलाकों में फतूहात का सिलसिला जारी किया पहली सदी हिजरी में ही, और फिर पहली सदी हिजरी के आखिर में और दूसरी सदी हिजरी के आगाज में इस्लाम ने शुमाली अफ्रीका से आगे उस रास्ते को इस्तेमाल करके मराकश से स्पेन तक पेशकदमी की, यानी जो जुनूब मगरबी इलाके थे वहां फतूहात का सिलसिला खोला। तो इस्लाम का और ईसाइयत का, यूरोप का ये पहला पहला राब्ता है। उसके बाद दूसरा जो मरहला इस सारे अरसे में, इसमें जो ओरिएंटलिज्म में इस्लाम का इमेज है वो इस तरह का है कि यूरोप के ईसाई इस्लाम को वायलेंट, थ्रेटनिंग, अग्रेसिव इस तरह पेश कर रहे हैं कि इस्लाम बड़ा खौफनाक है, इस्लाम बहुत मुतशद्दिद है, इस्लाम हमारे लिए खतरा है। वहां ये तस्वीर है इस्लाम की। जितने लोग लिख रहे हैं, अगरचे ये भी जहन में रहना चाहिए कि हमारा और ईसाई यूरोप का बाहमी ताल्लुक अपने इब्तदाई अदवार में भी और आज भी बहुत ही पेचीदा ताल्लुक है, बहुत ही पेचीदा। यानी इनके दरमियान मिलिट्री फ्रंट पे कन्फ्रंटेशंस भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, वॉर्स भी हैं, और इसके साथ साथ तहजीबी सतह पर बाहमी अख्ज़ो ताख़ुज़ भी है। ये पेशे नजर रहना चाहिए। यानी हमारी और यूरोप की या मगरिब की तारीख सिर्फ बाहमी जंगों की तारीख नहीं है, अख्ज़ो ताख़ुज़ की तारीख भी है। क्योंकि अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो न्यू ओरिएंटलिस्ट्स का जो प्रोपेगेंडा है हम उसमें ट्रैप हो जाएंगे। मसलन जो कुछ आपको हंटिंगटन बता रहा है, जो कुछ आपको बर्नर्ड लीवस बता रहा है, या इस तरह के दूसरे न्यू ओरिएंटलिस्ट्स, हम उस प्रोपेगेंडे में ट्रैप हो जाएंगे। तो ये समझना चाहिए कि इस्लाम और यूरोप का या मगरिब का बाहमी ताल्लुक ये बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही फैला हुआ है, बहुत ही वसी दायरा है इसका, तह दर तह है, और इसमें तब्दीलियां आती रही हैं इस्लाम और मगरिब के बाहमी ताल्लुक। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो प्री क्लासिकल टाइम है, ओरिएंटलिज्म का जो फेज है, इसमें इस्लाम के बारे में इमेज ये है कि इस्लाम वायलेंट है, थ्रेटनिंग है, अग्रेसिव है। जब 17वीं सदी के आखिर में उस्मानी तुर्क यानी सल्तनत उस्मानिया कमजोर होना शुरू होती है, 1683 में तुर्कों ने दूसरी दफा वियना का मुहासरा किया, लेकिन इस दफा तुर्कों को मुआहदा करके वापस पलटना पड़ा। मुअर्रिखीन का यह कहना है कि वही वक्त है जब उस्मानी तुर्क बतदरीज जवाल की तरफ गए, यानी आलमी सियासत पर उनकी गिरफ्त कमजोर पड़ती गई। यहीं से मगरिब ने इस खेल में कम बैक करना शुरू किया। अब यहां से जो दौर शुरू होता है वो मगरिब में नए जाविये से मुताला इस्लाम का दौर है। इसे अब हम कहेंगे क्लासिकल ओरिएंटलिज्म। इसके कुछ मौजुआत तो वही हैं जो प्री क्लासिकल ओरिएंटलिज्म के हैं, कुछ मौजुआत नए दाखिल हो गए। अब यूरोप में अरेबिक चेयर्स कायम होने लगी हैं, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में। अब आप गौर करें तो कैम्ब्रिज में 1632 में अरेबिक चेयर कायम हुई है कैम्ब्रिज में, और ऑक्सफोर्ड में 1634 ईस्वी में अरेबिक चेयर कायम हुई है। इसी तरह यूरोप के दीगर मुल्कों की यूनिवर्सिटीज में अब वहां ऐसे सेंटर्स खुलने लगे हैं, और जो फिलोलॉजिस्ट्स हैं, माहिरीन लिसानियात हैं, वो मशरकी जुबानों पर तहकीक शुरू कर रहे हैं। अब मगरब एक्सपैंड कर रहा है, दुनिया को एक्सप्लोर करना है, एक नौआबादियात का दौर शुरू हो रहा है, इंपीरियलिज्म का दौर शुरू हो रहा है, और मगरिब नई तहकीकात के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, तिजारत के नए तरीकों के साथ और कानून और सल्तनत के नए फॉर्म्स के साथ मैदान में उतर रहा है। लेकिन ये सब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, और तकरीबन
हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक गैर महसूस और गैर शऊरी अंदाज में हो रहा है ये सब। अब यहां इस्लाम की एक मुख्तलिफ तस्वीर बन रही है और पूरे मशरिक की एक मुख्तलिफ तस्वीर बन रही है। वो जो प्री क्लासिकल फेज है ओरिएंटलिज्म का, उसमें भी आप समझें कि यूरोप के पेश नजर सिर्फ इस्लाम है मशरिक में से, और कोई मशरिकी कौम, कोई मशरिकी सकाफत उन ओरिएंटलिस्टों का मौजूद नहीं है, प्री क्लासिकल ओरिएंटलिज्म। लेकिन अब यहां मंजरनामा बदल रहा है। पूरा मशरिक, अंग्रेजी में हम कहते हैं अंडर द गेज ऑफ वेस्ट, पूरा मशरिक अब मगरिब की नजर में है। अब वो चाइनीज तहजीब को भी पढ़ रहे हैं, वो इंडियन को भी पढ़ रहे हैं, वो अफ्रीकन कल्चर्स को भी, जबानों को पढ़ रहे हैं, फिलोलॉजिस्ट, लिंग्विस्ट। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो गैर हिंद यूरोपी जबानें हैं, यानी सामी जबानें हैं, ये जबानें अंडर डेवलप्ड हैं, और ये जिस जहन का इजहार करती हैं वो जहन भी नाकिस है, इनकी ग्रामर भी नाकिस है। उसका सबब ये है हुआ है। इसी तरह मैं यहां ये ऐड करना चाहता हूं कि क्लासिकल ओरिएंटलिज्म अपनी बनावट में एवोल्यूशनरी भी है, यानी जिस तसव्वुर तारीख व तहजीब पर क्लासिकल ओरिएंटलिज्म मबनी है, वो तसव्वुर तारीख व तहजीब इर्तिकाई है। ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये जो एवोल्यूशन थ्योरी है, ये बायोलॉजिकल थ्योरी बाद में बनी है, उससे पहले ये तारीखी है और तहजीबी है। यानी 15वीं 16वीं सदी में जदीद यूरोप अपना विजन और दुनिया का तसव्वुर इन्हीं लाइंस पर कर रहा था। यानी वो ये समझ रहे थे कि यूरोप की जदीद तहजीब ये इंसानी तारीख का हासिल है, गोया सारी इंसानी तारीख इसी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, हम हतमी मंजिल हैं तारीख की, वो इस एहसास के साथ चल रहा है। तो अब इमेज ये बन रहा है प्री क्लासिकल में कि इस्लाम, मुस्लिम्स, अदर ईस्टर्न्स, ये सब क्या हैं जी? ये डिपेंडेंट है, इन्हें हमारी जरूरत है, ये पीछे रह गए, इनका जहन ग्रो नहीं कर सका, इनकी जबानें नाकिस हैं, इनकी तारीख कमजोर है, इनके उलूम बेकार हैं। लॉर्ड मैकाले को तो आप सभी जानते हैं, 1935 के जो मिनट्स हैं मैकाले के, वो जरूर देखने चाहिए। उसमें मैकाले कहता है कि हमारे यहाँ इंग्लैंड में हमारी किसी लाइब्रेरी की एक शेल्फ किताबों की एक तरफ, और पूरे हिंदुस्तान में तमाम लाइब्रेरियों में मौजूद किताबें एक तरफ, हमें इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। उसके आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी तस्वीर वो बना रहा है, मनफी टेक्निक उसने बड़ी अजीबो गरीब इख्तियार की है। और सीरत पर काम करने वाले सारे ओरिएंटलिस्ट आज भी उसी का ततब्बो कर रहे हैं। वो बड़ा सटल है, सटल समझते हैं ना, सटल यानी आप असल में जो हैं वो नजर नहीं आ रहे, और जो आप नजर आ रहे हैं वो आप नहीं हैं। बहुत डेलिकेट टेक्निक है उसकी। मॉन्टगोमरी वार्ड से शायद आप लोग वाकिफ हैं, वो रसूलुल्लाह की बड़ी तारीफ करेगा हर तरह से, एक जिहत को गायब कर देगा, जिहत नबुव्वत को। मिलिट्री कमांडर वो कहेगा एग्जाम्पलरी लीडर, आउट क्लास ट्राइबल लीडर, वो इस टेक्निक पर चल रहा है। फिर कुरान के मुतालियात में जॉर्ज सेल बहुत अहम आदमी है, वो बाद में आएगा। जॉर्ज सेल, उसके जो प्रिलिमिनरी डिस्कोर्स हैं कुरान की तफसीर पर, उन्होंने एक मिजाज बनाया है, उसका फिर बहुत बड़ा वारिस है गोल्ड ज़हर, और गोल्ड ज़हर के बाद फिर वान बोरो। ये इस तरह आगे कुरानिक स्टडीज में चल रहे हैं। और वो जो जॉर्ज सेल का पैटर्न है, जॉर्ज सेल ने कहा है कि मैंने, ये जरा आपने बहुत ध्यान से ये फ्रेज सुनना है, जॉर्ज सेल ने यह कहा है कि मैंने मैनिफेस्ट फोर्जरी को, उसने कहा कि कुरान के जो लातीनी में तर्जमे हुए, 12वीं 13वीं सदी में पहला तर्जमा हुआ लातीनी में कुरान का, जो अंग्रेजी में तर्जमे हुए, इन सब तर्जमों को पढ़ के लगता है कि इस्लाम वाकई को मजहब है।
ये प्रॉब्लमेटिक है। मैं इस तरह काम कर रहा हूं कि कुरान की जाहिर बाहिर फोर्जरी यानी जालसाजी माजल्ला, मैं ऐसे फोरग्राउंड कर रहा हूं, मैं ऐसे सामने ला रहा हूं। मैंने ये काम इस तरह किया है कि मेरे काम को जो पढ़ेगा वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि ये सब जालसाजी है। मोहम्मद वाज अ फॉल्स प्रॉफिट, ही वाज एन इम्पोस्टर। ये कुरानिक स्टडीज पर हो रहा है। फिर इस्लाम बतौर मजहब, वो ये कह रहे हैं कि कानून रोमियों से ले लिया, मजहब अकीदा ईसाइयों और यहूदियों से ले लिया, कुछ अहकामात मजहबी जरतुश्तियों से ले लिए, इस तरह एक मलगूबा बना के मजहब बना दिया। तो इस तरह की चीजें आपको क्लासिकल ओरिएंटलिज्म में नजर आती है। यानी वो हर तरह से ये साबित कर रहे हैं कि इस्लाम डेकेडेंट है, नाकिस है, डिपेंडेंट है। और ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं कि इन इलाकों को मुस्लिम ट्यूटलेज, इंतदाब, ये जरूर पढ़िएगा, मुख्तसर सी नज्म, शायद को 5-6 अशार की नज्म, ये जरूर पढ़िएगा। ये वही सिविलाइजिंग मिशन को इकबाल ने बताया है, लेकिन जरा तंजिया अंदाज में, बहुत उम्दा है वो। तो ये आप कह रहे हैं कि ये दे आर नॉट फिट। तीसरा फेज है न्यू ओरिएंटलिज्म। न्यू ओरिएंटलिज्म इस जिस तरह क्लासिकल ओरिएंटलिज्म के साथ इसके पीछे यूरोपियन इंपीरियलिज्म चल रहा था, और क्लासिकल ओरिएंटलिज्म यूरोपियन इंपीरियलिज्म की खिदमत पर मामूर था। न्यू ओरिएंटलिज्म अमेरिकन इंपीरियलिज्म की खिदमत पर मामूर है। इनमें बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब बैनुल अक़वामी सतह पर क़यादत दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका को मुंतकिल हुई, तो यूरोप से बड़े बड़े ओरिएंटलिस्ट्स, मसलन शाख्त, मसलन ऐसा बन गया। तो दूसरी जंग अजीम के बाद हम आगाज करते हैं न्यू ओरिएंटलिज्म का। यानी हम ये समझते हैं कि न्यू ओरिएंटलिज्म असल में दूसरी जंग अजीम के बाद शुरू हो रहा है। जब अमेरिका में ये सरगर्मी शुरू हुई और आलमी क़यादत अमेरिका और रूस को मुंतकिल हुई, तो न्यू ओरिएंटलिज्म इमर्ज हुआ अमेरिका में। अमेरिका में जो बहुत बुनियादी आदमी है उसका नाम है ज़्वेम्बर। नाम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग नोट कर लेंगे और फिर इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा बड़ा आदमी है डंकन मैकडोनल्ड। ये बहुत मुअस्सिर आदमी है। इसका मैं एक फिक्रा आपको बताता हूं। वो कहता है मुसलमान तारीख में क्यों पीछे रह गए हैं। अब तो हम भी इसे माने हुए हैं ना कि हम पीछे रह गए हैं। इसे हम कहते हैं इंटरनलाइजेशन, कि हमने उनके बयानियों को जज्ब कर लिया है। जैसा वो चाहते हैं हम वैसा सोच रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं हम वैसा महसूस कर रहे हैं। जो उम्मीदें वो चाहते हैं वो हमारी उम्मीदें हैं, जो खौफ उनके पसंदीदा हैं वो हमारे खौफ हैं। इस पर गौर कीजिएगा कि अब मगरिब हमारे अंदर से तुलू होता है। वो मतला जहां से मगरिब का स्याह सूरज तुलू होता है, वो मतला अब हमारा एमाक़े वजूद है। वहां से वो सूरज तुलू हो रहा है, अंधेरे बांटने वाला सूरज। कुछ ना कुछ शायरी से दिलचस्पी है ना आप लोगों को? हाँ, तो ये अंधेरे बांटने वाला सूरज, इसका लुत्फ लें। ये मतलब इसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, बज़ाहिर जो मुतज़ाद बातें जोड़ दी गई हैं। तो अब तो हम भी मानते हैं कि हम डिक्लाइन कर गए हैं, हम पीछे रह गए हैं, हम हर बात में मगरिब की तरफ देखने के आदी हैं। तो वो कहता है इसका क्या सबब है इन इस्लाम। ये जरूर देखें मॉडर्न ट्रेंड्स इन इस्लाम, हैमिल्टन गिब। अच्छा, हैमिल्टन गिब छपा था, उस आर्टिकल का टाइटल था कलोनियलिज्म्स बैक। ये हो सके तो जरूर पढ़े, मुख्तसर सा है, कलोनियलिज्म्स बैक।
वो ये कहता है कि तकरीबन तमाम अफ्रीकी मुल्कों को जिन्हें हमने आजादी दी, यूरोपियन एम्पायर्स ने, हमने गलत किया, इन्हें रिकॉलोनाइज करना चाहिए, अगरचे इसका स्टाइल डिफरेंट होगा, ट्रस्टीशिप का स्टाइल होगा, और अल्ट्रुइस्टिक कॉलोनियलिज्म ये हमें फिर से कायम करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये अपने ऊपर हुकूमत करने के लायक नहीं है, ये जरूर देखना चाहिए। फिर इसी तरह सैमुअल हंटिंगटन, उस पर भी मैं जरा तफसील से बात करना चाहता हूं। तो ये एक स्ट्रीम है न्यू ओरिएंटलिस्ट की। इनके साथ साथ एक बहुत अहम आदमी है न्यू ओरिएंटलिज्म में, उसका नाम है अर्नेस्ट गेलनर। इसकी एक किताब है मुस्लिम सोसाइटी, 1982 की गालिबन, मुस्लिम सोसाइटी। अर्नेस्ट गेलनर की दूसरी किताब है 1992 की, उस किताब का नाम है पोस्ट मॉडर्निज्म, रीजन एंड रिलीजन। मैं समझता हूं आप तालिब इल्मों में से हर एक पर यह फर्ज है कि यह किताब पढ़े। पोस्ट मॉडर्निज्म सिर्फ बातें ही ना करते रहे ना, और लेक्चर सुन के और मजा लिया और बस खत्म, काम भी करना है। पोस्ट मॉडर्निज्म, रीजन एंड रिलीजन, इस किताब को जरूर देखें। अच्छा, इसका थीसिस ये है, अर्नेस्ट गेलनर का, इसका थीसिस ये है कि इस्लाम में बुनियादी तौर पर काबिलियत ही नहीं है कि ये जदीद दुनिया के साथ चल सके। यानी इस्लाम तारीखी सूरत हाल में मुताल्लिक रहने की कोई सलाहियत ही नहीं रखता सिरे से। ये टेक्सचुअल मजहब है, बस मतनियत ज़दा मजहब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके मुकाबले में एक और आदमी है, उसकी एक किताब है इस्लाम ऑब्जर्व्ड, उसका नाम है क्लिफोर्ड जियर्स। वो बिल्कुल इसका एंटीथीसिस है, अर्नेस्ट गेलनर का बिल्कुल एंटीथीसिस है जियर्स। किताब मैंने मेंशन कर दी है, इस्लाम ऑब्जर्व्ड, इसे भी आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये एक स्ट्रीम चल रही है। ये जो ओवरऑल इनका बयानिया है, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि प्री क्लासिकल टाइम्स में नैरेटिव ये चल रहा था कि इस्लाम थ्रेटनिंग है, वायलेंट है, एग्रेसिव है, कंकरिंग है, चैलेंज है, और फिर क्लासिकल में ये बयानिया बदल गया, वहां है कि डेकेडेंट है, डिक्लाइंड है, डिपेंडेंट है। इस तरह का जो न्यू ओरिएंटलिज्म है, इसका जो बयानिया है वो प्री क्लासिकल और क्लासिकल ओरिएंटलिज्म के नैरेटिव्स का कॉम्बिनेशन। यहां अब ये जो तस्वीर दिखाते हैं वो तस्वीर वायलेंट भी है, थ्रेटनिंग भी है, डेकेडेंट भी है, डिपेंडेंट भी है। ये उसूली बात है। बर्नार्ड लीवर्स, इसका एक आर्टिकल आप पढ़ें, द रूट्स ऑफ मुस्लिम रेज, द रूट्स ऑफ मुस्लिम रेज। और फिर 9/11 के बाद इसकी एक किताब है व्हाट वेंट रॉन्ग, गालिबन ये भी आर्टिकल है। और फिर इसकी एक किताब है द क्राइसिस ऑफ इस्लाम, फिर इस्लाम एंड वेस्ट, ये सब किताबें हैं इसकी। फिर इसकी एक किताब आई द एंड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इन मिडल ईस्ट, ये मिडल ईस्ट स्टडीज का एक्सपर्ट समझा जाता था। और ये जो न्यू ओरिएंटलिज्म है, इसमें जो कंजर्वेटिव फैक्शन है ना, ये उसका नुमाइंदा है, कंजर्वेटिव जो प्रो इसराइली है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यू ओरिएंटलिज्म का। यानी इसराइल, अमेरिका, इनका ताल्लुक मशरिक वुस्ता में इसराइल का कस्टोडियन के तौर पर अमेरिका के यहां कॉन्सेप्ट अमेरिका में, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुअस्सिर है और मुहर्रिक है न्यू ओरिएंटलिज्म। फिर सैमुअल हंटिंगटन, इसकी जो एस्पोजिटो को पढ़ें, काफी क्लैरिटीज हो जाएंगी आपके जहन में। जॉन एस्पोजिटो, ये भी मॉडर्निस्ट है, बुनियादी तौर पर मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट है। और इसका नुक्ता नजर यह है कि इस्लाम एक मुआशरे के तौर पर डाइवर्स भी है और डायनेमिक भी है। मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। फिर न्यू ओरिएंटलिज्म का एक और एक्सप्रेशन है जिसे हम कहते हैं अब्राहमिक रिलीजन। इस वक्त अरब दुनिया बहुत हद तक
अब्राहमिक रिलीजन के कॉन्सेप्ट के ग्रिप में है कि इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत सारे इब्राहिमी मज़ाहिब हैं, तो इस पर इकट्ठे हो जाएं। ये खासा बड़ा मसला है इस वक्त अरब दुनिया और रियासती सतह पर। ये इसका एक एक्सप्रेशन। न्यू ओरिएंटलिज्म में इस्लामी कवानीन को तस्लीम नहीं करता। मुसलमानों में, इस्लामी तहजीब में, मुआशरे में डेमोक्रेटाइज होने की सलाहियत नहीं है। और जिस तरह ईसाईयत और यहूदियत इन्होंने सेकुलरिज्म के साथ एडजस्ट कर लिया, इस्लाम ताहाल इनकारी है सेकुलरिज्म के साथ एडजस्ट करने के लिए, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया। वाइल हल्लाक की किताब है 2019 की, रीस्टेटिंग ओरिएंटलिज्म। ये एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म के साथ मिला के पढ़नी चाहिए। कभी मौका मिला तो ओरिएंटलिज्म की जो तनकीद है इस पर बात करेंगे। फिर डॉक्टर मुस्तफ़ा आज़मी को पढ़ें, डॉक्टर हमीदुल्लाह को पढ़ें, मरियम जमीला को पढ़ें। अगरचे इनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, और ये जो मैंने लोग बताए हैं, अब्दुल मालिक या सईद या टर्नर या वाइल हल्लाक, इनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, इनके तरीके ही अलग अलग हैं। तो ये दोनों नजर में रहने चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मैंने जो कुछ गुजारिशात की हैं वो अपनी जनाब में कबूल करे। वक्त चूँकि मुख्तसर था, मैं खुद सामीन का, पीर साहब का, डॉक्टर साहब का, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाब करे, इस जामिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। वमा अलैया इल्लल बलाग।